नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DLED 4th सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सामाजिक अध्ययन का पार्ट 1 देख सकते हैं। और दोस्तों, गणित के वीडियोस को देखने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से गणित के वीडियोस भी देख सकते हैं। धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं DLED 4th सेमेस्टर का पूरा कोर्स आपको पढ़ा दूंगा। इसीलिए बेफिक्र होकर आप चैनल के साथ बने रहें और जिस लिंक को मैं बताऊं कि इस लिंक पर जाकर आप पढ़ लीजिए, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, एक बात और भी क्लियर कर दूं, ये जो DLED 4th सेमेस्टर का कोर्स है, यहाँ तक कि DLED के जितने भी सेमेस्टर हैं, ये सारे कोर्सों की पढ़ाई आपकी यूपी टेट और सुपर टेट सब में काम आती है। तो इसीलिए DLED 4th सेमेस्टर के कोर्स को सिर्फ और सिर्फ DLED का कोर्स ना समझकर यूपी टेट सुपर टेट का भी कोर्स समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि जितने भी DLED के कोर्स के वीडियोस हैं वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर जो आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ पर हुआ? ये हुआ था अमृतसर में। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? दरअसल अमृतसर में जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था। वैसाखी का दिन था, इसलिए वहाँ पे मेला लगा हुआ था और वहाँ पर जो कुछ भारतीय नेता थे उन लोगों ने भीड़ को इकट्ठा किया और कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे और वहाँ पर रॉलेट एक्ट का भी विरोध हो रहा था। इसकी जानकारी लगते ही जो जनरल डायर था तुरंत वहां अपने दल बल के साथ पहुंच गया और बिना किसी सूचना, बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इससे क्या हुआ? कई लोग, ढेर सारे लोग उस जलियांवाला बाग में मारे गए और कई लोग वहां बने कुएं में कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमान किस देश के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे? तो जो भारतीय मुसलमान थे वो तुर्की देश के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, खिलाफत दिवस पूरे भारत में कब मनाया गया? तो जो खिलाफत दिवस था वो पूरे भारत में 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। जो खिलाफत दिवस है ये पूरे भारत में 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। और ये किसके द्वारा मनाया गया? ये भारतीय मुसलमानों के द्वारा मनाया गया था, क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेजों से नाखुश थे, तो वो उनकी खिलाफत कर रहे थे अंग्रेजों की। इसीलिए 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। और इसमें क्या था, ये जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था इसमें गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि जो ब्रिटिश सरकार है उनका किसी भी कार्य में सहयोग ना करना। अब असहयोग आंदोलन जो था उसको 2 भागों में बांट दिया गया था गांधी जी के द्वारा। पहला था रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या था कि जो भारतीय हैं वो अपने आप से कुछ नया बनाएं, जैसे पंचायती घर बना लें या फिर कुछ भी नया बना लें, कोई नई खेती करें, कुछ भी करें, कुछ भी रचनात्मक कार्य करें। और नकारात्मक कार्य में क्या था कि जितना भी ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीय बाजारों में कुछ भी बेचा जा रहा था, जैसे चाहे वो कपड़े हों या फिर कुछ भी हो, उन सब का विरोध करना, उन सब में असहयोग करना, जो बाहर के कपड़े थे उनको जलाना, मतलब किसी भी तरह का ब्रिटिश जो शासक थे उनका असहयोग करना किसी भी काम में।
तो ये था असहयोग आंदोलन। अगला जो प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कहाँ घटित हुआ? चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित हुआ। ये चौरी चौरा कांड क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है वहां पर चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित होती है। चौरी चौरा कांड के नाम से ये घटना चर्चित थी। इसके अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 जवान व थानेदार बंद थे। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने ज़्यादा आहत हो गए कि उन्होंने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण से समाप्त किया? तो वो कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। और ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर असहयोग आंदोलन समाप्त न किया जाता तो हम लोगों को आज़ादी 1925 के आसपास ही मिल गई होती। लेकिन असहयोग आंदोलन जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, उसको गांधी जी द्वारा समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। अगला जो प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये कानपुर में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले प्रमुख लोग कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करके एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए, जिसका नाम संयुक्त राज्य भारत रखा जाए। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या था? इन सब चीज़ों के लिए हमें शस्त्र चाहिए थे, धन चाहिए था। जो इनका एजेंडा था, जो इनका उद्देश्य था, उसको सफल करने के लिए धन और शस्त्र ये सब चाहिए थे। ठीक है, तो शस्त्रों को और धन को लेने के लिए, धन को पाने के लिए इन्होंने एक लूट की थी, जो कि काकोरी लूट यानी काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। क्या किया था इन लोगों ने? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर इन्होंने सरकारी खजाना लूट लिया था। तो ये इससे कनेक्ट करता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, उसके कुछ सदस्य काकोरी कांड को अंजाम देते हैं और उसके बाद वो पकड़े जाते हैं और फिर उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल, राजेंद्र लहड़ी, इन पर मुकदमा दर्ज करके इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अगला जो प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन क्या था? रोलेट एक्ट 1919, आपको मालूम है जो रोलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। उस एक्ट की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जानी थी, लेकिन कुछ कारणों से यह जांच आयोग 1927 में ही आ गया। इस जांच आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन बनाए गए, इस कारण इसे साइमन कमीशन कहा गया। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। तो ये था साइमन कमीशन। मतलब जो रोलेट एक्ट 1919 था, उसकी प्रगति की समीक्षा की जानी थी 10 साल बाद, लेकिन जो ब्रिटिश शासकों ने जो आयोग गठित किया उसको 1927 में ही भेज दिया, मतलब 2 साल पहले ही भेज दिया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, इस कारण इसका नाम साइमन कमीशन पड़ गया। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। अगला जो प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था तो लाहौर से साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत बड़े जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया और एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के सर पर लाठी से प्रहार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर 2-3 प्रश्न निकल के सामने आते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कहाँ से कर रहे थे? तो वो लाहौर से कर रहे थे। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से प्रहार किसने किया?
तो वो पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स था। तो ये दोनों चीज़ें कायदे से समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। अच्छा, साइमन कमीशन का विरोध तो खूब हुआ, लेकिन साइमन कमीशन ने अपनी जांच पूरी की, उसके बाद मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। तो ये चीज साइमन कमीशन के बारे में क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। तो सूरत में 1928 में एक आंदोलन चल रहा था, बारदोली आंदोलन। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो लगान था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो उसके विरोध में बारदोली में, जो सूरत में एक जगह है बारदोली, वहाँ पर एक आंदोलन किया गया जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला उस चीज़ को, और गांधी जी को भी गांधी जी ने भी उसका समर्थन किया। फिर उसके बाद 1928 में बारदोली आंदोलन के दौरान ही बारदोली की महिलाओं ने बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि 1928 में सरदार की उपाधि दी गई, और किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दी। कहीं कहीं पर अगर आपको ऑप्शन वाले प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर हो सकता है गांधी जी मिल जाए ऑप्शन में, या तो बारदोली की महिलाएं ऑप्शन में मिल सकता है। तो आपको ये तो निश्चित है, या तो पूरा ऐसे दिया होगा बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने, या तो केवल एक दिया होगा कि बारदोली की महिलाओं ने, या फिर हो सकता है गांधी जी ने दिया। इन तीनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो आपको जो टिक लगाना है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, बारदोली आंदोलन का परिणाम क्या रहा। जो सूरत में बारदोली आंदोलन आयोजित किया गया उसका परिणाम क्या हुआ। आंदोलन के पश्चात न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, और रिपोर्ट लगाई गई कि लगान में 30% की बढ़ोतरी गलत है। मतलब जो लगान था वो 30% बढ़ोतरी हो गई थी, और इसको कम करके 6.03% किया जाए। तो ये बारदोली आंदोलन का परिणाम था। तो ये तो चीज़ क्लियर है कि आंदोलन पहले से चले आ रहे हैं, आंदोलन करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि आए दिन कोई ना कोई आंदोलन होता रहता है, कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता रहता है, और उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। ठीक है, तो अपने अधिकारों को पाने के लिए हमें कठोर बनना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो स्वराज्य दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। कब की गई ये भी क्लियर होना चाहिए, मार्च 1923 में। मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की। ठीक है, और ये जो स्वराज दल था ये कांग्रेस के अंदर ही काम करेगा, ऐसा निर्णय लिया गया था, और इसको कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। और फिर बाद में इन लोगों ने जो चुनाव होते हैं उसमें भी भाग लिया था, और कुछ सीटें जीती भी थी। तो वो ज़्यादा डीपली हो जाएगा, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। तो नेहरू रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित हुई। और नेहरू रिपोर्ट है क्या, ये भी आपको थोड़ा समझना जरूरी है। तो ये आप समझ लीजिए, एक टाइम की बात है जब भारतीय सचिव, जो कि अंग्रेज हुआ करता था, लॉर्ड बर्कनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दे दी जो सभी को मान्य हो। ऐसा किया गया था। तो फिर कांग्रेस ने जब इस चुनौती को सुना तो फिर उसको स्वीकार भी कर लिया। तो फिर वहां पर 28 फरवरी 1928 को एक बंबई में बैठक आयोजित की कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने आयोजित की, और उसमें सभी दलों को बुलाया गया, जिसमें क्या हुआ, 29 संस्थाओं ने भाग लिया। फिर उसके बाद 10 मई 1928 को बंबई में दूसरी बैठक हुई। वहां पर एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए गए, और उसके सदस्य सुभाष चंद्र बोस और भी कुछ लोग बनाए गए। और इस समिति ने, जो समिति बनाई गई, जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, और ये जुलाई 1928 को प्रकाशित की गई। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से सुनिए,
चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषित किया गया प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 में, यहां पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, मतलब स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था और यह कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस अब इसी तारीख को मनाया जाएगा। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो वो था 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब बात करें दांडी यात्रा कब शुरू की गई, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू की गई। और इस दांडी यात्रा में क्या था? दांडी यात्रा में नमक कानून को तोड़ने का प्रण लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा। 79 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंच गए थे और फिर 6 अप्रैल को नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। अब इसके बाद पूरे देश में जितने भी तटीय राज्य थे वहां पर सभी ने नमक कानून की धज्जियां उड़ा दी और सभी लोगों ने खुलेआम नमक बनाना शुरू कर दिया। अगला जो प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ। यह चीज क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर यह बात एक चीज क्लियर करनी जरूरी है कि क्या गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसका कारण यह था कि उन दिनों गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, इसलिए गांधी जी ने उसमें भाग नहीं लिया था। अब एक चीज यहां पर प्रश्न और उठती है, प्रथम द्वितीय तृतीय, कि सारे गोलमेज सम्मेलनों में किसने भारत की तरफ से भाग लिया? तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने सारे जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे सब में भारत की ओर से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 13 मार्च 1931 में हुआ। अब इसमें क्या था गांधी इरविन समझौता में, यह भी थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। क्या था? गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ये हम आपको बता रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता में क्या क्या हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था गांधी जी के द्वारा, इसमें यह बताया गया था। और इसके एवज में जितने भी राजनीतिक बंदी थे, मतलब जो राजनीतिक नेता थे वो बंदी बना लिए गए थे, या जितने भी कार्यकर्ता थे बंदी बना लिए गए थे, उन सभी को छोड़ दिया गया। अप्रैल 1931 में ही इरविन ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, ये समझौता करने के बाद इरविन तुरंत ही त्याग पत्र देकर वापस इंग्लैंड चले गए। उनके स्थान पर लॉर्ड विलिंगडन वायसराय बनकर भारत आए थे। तो ये एक चीज ये भी क्लियर है कि इरविन के इस्तीफा देने के बाद कौन वायसराय बन के आया? तो वो थे लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या रही? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि रही 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। अब यहां पर फिर से वही प्रश्न उठता है कि गांधी जी क्या इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो जी हां, बिल्कुल गांधी जी इसमें भाग लिए थे और वो 10 सितंबर को लंदन पहुंच गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगला जो प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट जो था वो 25 सितंबर 1932 को हुआ। ये चीज, पूना पैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी जा चुकी है और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहां भी ये कई बार पूछी गई है। तो इसलिए पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को, ये चीज क्लियर है। अगला जो प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अंत कैसे हुआ? ये बहुत जरूरी बात है, इसको समझना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अंत कैसे हुआ? आपको जैसा कि मालूम है, जो काकोरी कांड हुआ था, जो लखनऊ के पास में काकोरी नामक एक जगह है, वहां पर जो रिपब्लिकन एसोसिएशन के जितने भी सदस्य थे उसमें कई लोगों ने क्या किया था कि वहाँ सरकारी खजाना लूट लिया था ट्रेन से। उसके बाद सरकार ने सबको ढूंढ ढूंढ कर सबको गिरफ्तार किया, 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, और उसके बाद उसमें से अशफाक उल्ला खां
राम प्रसाद बिस्मिल और आपके राजेंद्र लाहिड़ी, इन पर मुकदमा चलाकर इन्हें क्या किया गया, इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन के जितने भी सदस्य थे, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सारे सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और फिर उसके बाद संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे 20 प्रश्न, इनको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिल गई होगी। एक लाइन से पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, इसीलिए वीडियो को साथ बने रहें। अब यहाँ पर आपके सामने है कि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे, ये आपके लिए प्रश्न है। इसका उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खां, अशफाकुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए जल्दी से नीचे कमेंट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसके जो नोट्स हैं अगर वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा सकते हैं www.dledted.in पर, वहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 5 घंटे की मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।